होमवर्क के क्वेश्चंस कौन कौन से थे फटाफट से बता देंगे। असफर ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 45, 64, मतलब क्या आप लोगों की क्वेरीज सिर्फ दो ही क्वेश्चन में है असफर? 39, कोई बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं? 38, 44, चलो तो हम अपने पास अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो आकाश, ये 116 की क्वेरी सेशन है ना, ये 40 नंबर, चलिए जी। 65 नंबर, चलो 65 भी लिख दो बस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन नंबर 45, ओ साक्षी, किसका क्वेश्चन चाहिए था आपको? सब लीज का। मैं आज बनाता हूं उसको, ठीक है साक्षी, मैं अभी लिख लेता हूं अपने कामों में। एक सब लीज का क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है। क्वेश्चन 45, an entity seller who becomes lazy sells a building to another entity who is buyer and lessor फॉर कैश ऑफ रुपीज 30 लाख। सारे बच्चे बताओ 30 लाख रुपीज क्या चीज है? 30 lakh is the consideration. Immediately before the transaction, building is carried at cost of rupees 15 लाख। carried का मतलब क्या हो गया? हमारी बुक्स में कितने का है? 15 लाख का है। ठंड लग रही है। At the same time, seller enters into contract with buyer lessor for the right to use building for 20 years with the annual payments of 2 lakh payable at the एंड ऑफ द ईयर। वो कहता है जी उसने साथ में ही क्या कर दिया, एक सेल एंड लीज बैक का भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम सेल एंड लीज बैक करेंगे 20 ईयर्स के लिए, जिसका अमाउंट कितना होगा? 2 लाख। The terms of conditions are such that transfer of building by seller lessee satisfy the requirements of the performance obligation। वो कहता है 115 में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो गई है। The fair value of the building at the date of sale is rupees 27 lakhs. Initial direct costs are to be ignored. The implicit rate is 12%, which is readily determinable. Buyer lessor classifies the lease of building as an operating lease. How should the transaction be accounted by seller lessee and the buyer lessor? सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी अकाउंटिंग बताओ, फेयर वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू है 27 लाख। तो क्या आप मेरे को इसके आंसर देंगे? फटाफट से बताओ। मेरा आईपैड दे दो, मैं आईपैड पे कर लेता हूँ। पेंसिल भी होगी उसी में। हाँ जी, क्या आपने ये क्वेश्चन घर से ट्राई किया था? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45।
तो मुझे सबसे पहले स्टेप पर बताइए, आपके क्वेश्चन में बेसिक डाटा कौन सा है? वो कहता है कि इस एसेट की सेल प्रोसीड्स कितनी है? सेल प्रोसीड्स है 30 लैक्स। फिर वो हमें कह रहा है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 15 लाख। फिर वो कहता है लीज रेंटल्स कितने हैं? ये है ₹2 लाख। और फिर कहता है जी फेयर वैल्यू कितनी है? 27 लाख। आईआरआर कितना है? 12% पर एनम। मुझे फटाफट से बताइए, इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल को करने के लिए स्टेप नंबर 1 फटाफट से बताइए क्या लिखूं? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंसिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले तो फाइनेंस का एलिमेंट ढूंढना है। मुझे बताएंगे फाइनेंसिंग एलिमेंट कितना होगा इसके अंदर? तो आप ये बताओ कि फाइनेंस एलिमेंट कितना होता है? एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स माइनस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू फाइनेंसिंग एलिमेंट। जल्दी से बता दीजिए सेल प्रोसीड्स कितने हैं? 30 लैक्स। फेयर वैल्यू कितनी है? 27 लाख। तो फाइनेंसिंग एलिमेंट कितना है? 3 लैक्स। मुझे बताओगे इसके लीज रेंटल्स कितने होंगे? तो इसके लीज रेंटल्स कितने होंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स एट 12% फॉर कितने वर्ष के लिए लीज है? फटाफट से बताओ। फॉर, बाप रे बाप, 20 years इज इक्वल टू 3 लैक्स। क्या आप मुझे लीज रेंट सॉल्व करके बता सकते हैं? सॉल्व करके बताएं जी। अब आप करेंगे सॉल्व और आप मुझे बताएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। ठंडा ज्यादा कर रहा है, क्या हो गया इसको? हाँ जी। पारुल ने कहा 40,164। तो मुझे बताइए, हमने पहला वर्किंग नोट ये बना लिया, सेकंड वर्किंग नोट क्या है? सेकंड वर्किंग नोट क्या है मोहित? सेकंड वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। तो आप मुझे बता सकते हो लीज लायबिलिटी कितने की होगी इसके अंदर? तो अगर आपके लीज रेंटल्स हैं टोटल 2 लैक्स, तो माइनस लीज रेंटल्स फॉर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में कितने होंगे? तो फाइनेंसिंग में हो गए हमारे पास 40,000। तो मुझे बताइए बैलेंस लीज रेंट्स कितने हैं? तो बैलेंस, आप आंसर दे नहीं रहे हैं। कैलकुलेटर कहां पर है, मैं करूं क्या? तो 159,836, 159,836। मुझे अब बताइए डिस्काउंटेड एट 12% फॉर 20 years, तो लीज लायबिलिटी कितनी? तो लीज लायबिलिटी निकलाएगी। अब आप इसको डिस्काउंट कर दो 12% पे। 12% ही है ना, ऊपर रेट क्या है? 12 ही ना, 12%। तो 12% पे इसे डिस्काउंट करो फॉर 20 years। तो आपके पास लीज लायबिलिटी आएगी मोहित 21,400। तो बिल्कुल नहीं आ सकती। क्योंकि 20 साल के लिए लेनी है आपने। 159,836। तो कितना अमाउंट आ जाएगा?
असफर ने कहा 1193,889। असफर ये आप ठीक कर रहे हो ना? 1193,889। ओके, तो मुझे अब ये बताइए, अब तो इसके बाद मुझे बस आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फटाफट से बताइए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मैं लिखूंगा ROU एसेट्स, अकाउंट डेबिट्स 1193,889। क्या इसमें कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ, क्या इसमें कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। किस रेशियो को यूज करते थे? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो मुझे बताएंगे ROU एसेट कितने का हो जाएगा? तो ROU एसेट कितने का हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ROU एसेट निकल आएगा। तो ROU एसेट की एंट्री डालो, कितनी हो जाएगी? 663 270 टू लीज लाइबिलिटी, वो तो वही आएगी 1193,889। तो बाकी क्या हो गया? बाकी हो गया P&L अकाउंट डेबिट्स। फाइव थर्टी 617, 530 617। मुझे बताइए, इसके अलावा एक एंट्री और भी डालनी पड़ेगी सेल करने की। तो आप जब अपनी बिल्डिंग बिल्डिंग थी ना, ये बिल्डिंग को सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने की बेची थी आपने ये? आपने ये बेची थी 30 लाख रुपए की, जिसमें से आपका फाइनेंशियल लोन कितना माना जाएगा? फटाफट से बताओ। फाइनेंस लोन को आप कितना मानेंगे अपने पास? 3 लाख रुपए फाइनेंस लोन। और मुझे ये बताओ कि आपके पास जो बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू क्या थी? बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी आपके पास 15 लाख रुपए। इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कहाँ जाएगा? इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कहाँ जाएगा? डिफरेंस जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा? शायद 12 लाख रुपीस। दिस विल बी इक्वल टू 12 लाख रुपीस बीइंग। अच्छा, आपको कितने टाइम की एंट्रियां डालनी है? तो वैसे तो बेटा इसके बाद आगे बेकार है क्या? इसके बाद अब आपको अगर मैं पूछूं तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या आप ROU एसेट को डेप्रिशिएट करते जाओगे? ROU को डेप्रिशिएट करते जाना, लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते जाना। तो मैं इसके अंदर फॉर द पर्पज ऑफ, जिसने ये सेल किया था एसेट, उसमें तो ये एंट्री डाल दी। क्या उसने आपसे दूसरे बंदे की भी एंट्री मांगी है जिसने एसेट को बाय किया था? मुझे फटाफट से बताओगे बायर की एंट्री क्या होगी? बायर क्या करेगा? वो बिल्डिंग खरीदेगा। जल्दी से बताना, बिल्डिंग कितने की खरीदेगा? जो बिल्डिंग खरीदेगा वो बिल्डिंग खरीदेगा फेयर वैल्यू पर 27 लाख। और उसने क्या किसी को लोन दिया है? द आंसर इज यस। 12% फाइनेंशियल एसेट्स, 3 लाख रुपए। टू बैंक 30 लाख बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। मुझे लेटर ऑन बताओ क्या एंट्रीज होंगी। उसने बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज से अकाउंट फॉर करनी है। तो आपको याद है अकाउंटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग क्या होती है? लीज रेंटल इनकम निकाल दो कितनी है, जो भी उसका रेंटल था 2 लाख रुपए था, जो उसमें से उसका रेंटल 1,56,000 समथिंग है।
उसका रेंटल कितना था? 1,59,836 कितना है? 159,836। वो उसको अपने पास नॉर्मली रिकॉर्ड करता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कुछ डिस्कस करने वाला और है कि हम आगे चल सकते हैं? फटाफट से बताओ। बिल्कुल मरियल सवाल था, लेकिन आपकी चूंकि क्वेरी थी तो मैंने अपने पास कहा, और हमने आज अपने आप को अपना मॉडर्न पार्ट दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद एक बच्चे ने कहा है कि क्वेश्चन 65 यही वाला है। चेक कर ले एक बार, 65 यही वाला है क्या? 65 कोई और क्वेश्चन है? तो आइए अब हम 65 64, अच्छा 64 ये वाला है, ओके। तो 64 नंबर को भी करना है कि 64 हो जाएगा आज पर? 64। तो 64 में मुझे फटाफट से बताओ सेल प्रोसीड्स कितनी है? 28 लैक्स। बुक वैल्यू कितनी है? 13 लैक्स। और लीज रेंट कितना है? 2 लाख। पीरियड कितना है? 20 इयर्स। और बाकी सारी कहानी वही है। फेयर वैल्यू कितनी है? 25 लाख। और इम्प्लिसिट रेट कितने का है? इम्प्लिसिट रेट है 12%। और फिर वो कहता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू उसने निकाल कर दे दी आपको। उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दे दी, आपको चाहिए नहीं, आप अपने आप कर लीजिएगा। तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही होगा? तो मुझे फटाफट से अजफर बताना। फाइनेंस का मुझे अमाउंट बताओ, फाइनेंस का अमाउंट कितना है? ये पता नहीं अपने आप रब क्यों हो जाता है। फाइनेंस का अमाउंट कितना होगा? तो आपने 28 लाख का बेचा है, ये देखो अपने आप बंद ही हो गया। यार ये उस दिन भी ऐसा हुआ था, मेरे आईपैड में क्या प्रॉब्लम है क्या? उस दिन भी आधी आपकी क्लास थी जिसमें बंद हो गया था बीच में, शायद इंटर की क्लास थी वो। ये आधे में आके बंद हो जाता है, कमाल हो गई यार, बाकी टीचरों का बंद नहीं होता, हमारे साथ ऐसा करता है ये। इसको एक बार बंद करके देखूं। हाँ, अच्छा बंद करके चालू तो चालू हो गया, मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी केबल का इशू है। तो मुझे बताओ जी अब इसके अंदर, तो फाइनेंस का पार्ट कितना होगा? फाइनेंस का पार्ट होगा हमारे पास 3 लाख रुपीस। आप मुझे इसके लीज रेंटल निकाल दोगे? लीज रेंटल कितने हो जाएंगे इसके? तो 2 लाख के लीज रेंटल हैं, 12% है, 20 साल हैं। तो आप अपने पास इसमें से 3 लाख रुपए वाले अमाउंट के लिए कैलकुलेट करके दिखा दो कि 3 लाख के लिए क्या होगा। मोहित कह रहा है हाउ मेनी डेसिमल्स शुड वी डू फॉर द कैलकुलेशन? एटलीस्ट 3 डिजिट्स। ओके, इसमें लिखा हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 डिजिट तक तो जाना पड़ेगा। तो असफर ने कहा इसका अमाउंट भी सेम आ रहा है, इसका अमाउंट भी सेम आ रहा है। अच्छा 3 लाख का अमाउंट है, 12% है, तो ये अमाउंट तो सेम आ रहा है इसके अंदर भी। तो ये लीजिए, मैंने इसके लीज रेंटल्स को बता दिया कि इसके लीज रेंटल्स कितने हैं। इसके हैं 49,000, नहीं 40,000 समथिंग था ना असफर, क्या था वो? ऊपर से मुझे देखना, 40,163। अब मुझे ये बताइए कि हमने ये तो ढूंढ लिया, तो मेरे पास अब अगर मैं आपसे एंट्रीज पूछूं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, बैंक में कितने रुपए डेबिट हो जाएंगे? हमने कोई चीज सेल की है, फॉर रुपीज हाउ मच? हमने सेल की है 28 लैक्स। टू, फाइन, हम बोर्ड पे ही करेंगे अगला सवाल। अब मुझे बताओ फाइनेंस का जो लोन है वो कितने का आएगा? 3 लाख। और मुझे बताओ 25 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे? अब देख रहे हो प्रॉब्लम? रवि आ गया क्या? हाँ वही तो साक्षी, हम तो ट्राई भी करें तो हमारे को इक्विपमेंट तंग करते हैं। मतलब वो उसको पता चल जाता है कि ये हाथ की, इनको ना पहचान होती है कि नहीं इनसे नहीं होगा।
तो बताइए बाकी मेरी बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है आपके पास। अब मेरा ना ज्यादा ध्यान क्वेश्चन पे नहीं, इस पर चल रहा है, तो ये मेरे को इससे मजा भी नहीं आता है। तो इसकी बुक वैल्यू थी 13 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट्स 28 लाख। टू लोन 3 लाख। टू बिल्डिंग की बुक वैल्यू बताना जरा आप। हमें यही सूट करता है। बिल्डिंग कितने की है? 13 लाख। तो गेन ऑन सेल कितने का हो गया? तो गेन ऑन सेल कितने का हो गया? तो बताइए, ये हो गया 16 और ये हो गया 12 लाख। दिस इज गेन ऑन सेल। अब मुझे बताइए कि आप अपने पास आरओयू एसेट जब रिकॉर्ड करेंगे तो आरओयू एसेट के लिए पहले लीज लायबिलिटी बता दो। तो लीज लायबिलिटी कितने का अमाउंट आ रहा होगा? 1,59,000। 1,59,836। 836। 12% फॉर 20 ईयर्स। तो ये वही नहीं आ गया? 11,93,889। अब मुझे ये बताना ये वैल्यू कितनी आएगी? उन्हें देखना, फोन कर उठाएंगे, शायद बैंक से बार बार कर रहे हैं वो। मल्टीप्लाइड बाय। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बुक वैल्यू की, और उसकी रेशियो कितनी है? उसकी बुक वैल्यू की रेशियो दे रखी है उसने क्वेश्चन में, 13 lakhs आउट ऑफ, पहले फेयर वैल्यू कितनी है? 25। 13/25। बाकी डिफरेंस कहाँ डाल देंगे? पी एंडल में। क्या कह रहे हैं? अच्छा, 615 और जो भी अमाउंट आता है। ओके, और मुझे ये बता दीजिए, बस खत्म हो गया, इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो थे दोनों सेम थे, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कर दिया अपने पास। एक और भी क्वेश्चन है 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन कर दें। शिवम कह रहा है रेंटल इनकम से फाइनेंसिंग एलिमेंट क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि आपने जो लोन लिया है उसकी किस्त उसी 2 लाख में से तो जाएगी ना, अलग से थोड़ा ना जाएगी। ओके, वो इसी में से जाने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर है 65। तो क्वेश्चन नंबर है 65। तो मुझे बताइए क्वेश्चन 65 में वो कहता है एक मशीन ली है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? मशीन की कॉस्ट है 8 लाख, 3 साल उसकी लीज है, 5 साल उसकी लाइफ है टोटल, और मशीन वापस आ जाएगी फरारी लिमिटेड के पास ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। यूजीआरवी कितने का है? यूजीआरवी है 50,000 और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। आईआरआर कितने का है? 10%। बाकी उसने फैक्टर बताए हैं। कह रहा है बताओ ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। फिर उसके बाद बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी है। एक बात तो पक्की है, फाइनेंस लीज तो पक्का होगी, बताओ क्यों? फाइनेंस लीज पक्का क्यों होगी? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछ रहा है, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछ रहा है तो निकलेगी तब, वरना पूछेगा ही नहीं वो। ओके, बाकी अदरवाइज मुझे ये बता दीजिए कि आपको अगर इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये बताना, इस सवाल में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, लीज रेंटल दिए हुए नहीं है। क्या लीज रेंटल को कैलकुलेट कर लिया जाए पहले? तो लीज रेंट को पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, बेशक बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब मर्जी चाहिए तो होगा, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो लीज रेंट के लिए मुझे बताना इसकी फेयर वैल्यू कितनी है मशीन की। इसकी उन्होंने आपको कॉस्ट तो बताई थी, फेयर वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? फेयर वैल्यू मिसिंग है। तो क्या मान लें कि कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होगी? 8 लाख माइनस पीवी ऑफ 50,000। ठीक है, पीवी ऑफ 50,000 है 10%, डिवाइडेड बाय, मुझे बताना 3 साल का फैक्टर कितना होगा? ये है 2.4868। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीज रेंटल? 306,593। 306,593। मुझे बताना इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है क्या? नहीं है। इसमें परचेज ऑप्शन है क्या?
नहीं है। इसमें मुझे बताना लीज टर्म कितना है, 3 साल। टोटल लाइफ कितनी है एसेट की, टोटल लाइफ 5 साल, तो ये क्या हो गया 60%। तो मुझे बताओ ये क्या फाइनेंस लीज है? द आंसर इज यस। क्या अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको एग्जाम के लिए? हाँ, प्रैक्टिकली ना, यहां तो चेक करनी पड़ेगी। क्या ये एसेट स्पेशलाइज्ड एसेट है? द आंसर इज नो। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 306 593 फॉर 3 ईयर एट 10% लगभग 8 लाख के बराबर है? चेक करके बताओ यस और नो। क्या 306,593 टेकन एट 3 ईयर्स 10, तो क्या ये सेजल ने कहा? यस। सेजल थोड़ा फिगर बताते तो अच्छा लगता कि ये फिगर कितनी आ रही है, ताकि हम थोड़ा सा उस पर बात करते। पारुल ने कहा 919, लेकिन ये क्या 762 ज्यादा बच्चे कह रहे हैं। 762, 200, लेकिन एक बच्चा 400 बोल रहा है। 434, 434। तो मुझे बताओ ये 8 लाख के लगभग कितने परसेंट आ रहा है? तो ये तो 90% से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है? दिस इज द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। अब उसने आपसे और क्या मांगा है? कह रहा है बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला भूल गया मैं। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला क्या था? आप भी भूल गए लगता है। माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है बिना प्रेजेंट वैल्यू के लीज रेंटल। 306 593 इंटू 3 प्लस यूजीआरवी 50,000। बताना ये कितना आ जाएगा? 306,593 माइनस इंटू 3 प्लस 50,000, 969 779। ये कैसे आ सकता है? अच्छा, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी आएगी? प्रेजेंट वैल्यू इतनी आएगी। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इतनी आएगी। तो मुझे बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितने की है? 169,779। 169,779। तो मरियल क्वेश्चन था ये हमारे पास, जो आपने मुझसे करवाया। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 44 एंड 40। 39, 40, 38। चलो 38 से स्टार्ट करते हैं सीरियल में। 38। प्रिंट आउट ले लें इसका भी। 38 में है लेजर, जो है वो कहता है जी उसकी बुक्स दे रखी हैं और आपने उसे सवाल करना है। मैं 1 मिनट ना, बैंक से फोन आ रहा है बार बार, मैं एक बार सुन ही लूं, वो बार बार घड़ी में तंग करता है। मदन, ये कौन है? जी हेलो। कर दिया ऑन। अजफर, क्रेडिट कार्ड स्पैम नहीं था, वो क्या होता है, ऑटो डेबिट लगे होते हैं ना। 1 तारीख है आज, तो ऑटो डेबिट लगे हुए हैं, तो कंप्यूटराइज कॉल आती है बार बार कि आपका ऑटो डेबिट हुआ है, आप कंफर्म करो। तो एक नंबर दबा के जब तक करेंगे नहीं, वो आगे चलेगा नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी उसमें। चलिए। ये हो गया प्रिंट आउट। क्वेश्चन नंबर 38।
लेजर्स एंटर इनटू अ 10 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट, तो लीज टर्म हो गई 10 साल। एसेट स्पेशलाइज्ड नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं है हमारे पास। लेजर रिसीव करता है एनुअल पेमेंट ऑफ 15,000, लीज रेंट कितना है 15,000। लेजर एक्सपेक्ट्स आरवीजी, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 एट द एंड ऑफ 10 years। लेजी प्रोवाइड्स आरवीजी ऑफ 30,000 फॉर अ लॉस ऑफ द सेल एट अ प्राइस बिलो एस्टिमेटेड, कहता है कि इतने की गारंटी मिल पाई हमको। इक्विपमेंट की रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 15 साल उसकी लाइफ है। कैरिंग अमाउंट कितने का है, 1 लाख रुपए का उसका कैरिंग अमाउंट है। फेयर वैल्यू उसकी 1,11,000 है। वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। इम्प्लिसिट रेट 10.078% है। लेजर इसे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? मुझे फटाफट से ये बता दो, सबसे पहले लेजर का अकाउंटिंग बात कर रहा है तो पहले क्या चेक करोगे? फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, क्या इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर है? कुछ लिखा हुआ था, आप चेक करते जाना जरा, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था। ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, परचेज ऑप्शन है, लीज टर्म वर्सेस टोटल लाइफ। लीज टर्म 10 साल है और ये 15 साल है। क्या ये एसेट यूनिक है, स्पेशलाइज्ड है? और लास्ट के अंदर जो लीज रेंटल्स हैं 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 10.078% प्लस आपने अपने पास क्या लेना है, आरवीजी 30,000 एट 10.078%। ठीक है, तो ये दोनों लगभग किसके बराबर होने चाहिए? ये दोनों लगभग 1,11,000 के बराबर होने चाहिए। ओके, तो मुझे फटाफट से बताओ, अजफर ने कहा ये स्पेशलाइज्ड नहीं है, यानी ये फेल हो गया। वैसे यहां से पता चल गया ये फाइनेंशियल लीज है। परचेज ऑप्शन मेरे ख्याल से तो नहीं लिखा हुआ था। ऑटोमेटिक के बारे में कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था, चेक कर लो एक बार। ऑटोमेटिक ट्रांसफर के बारे में कुछ लिखा था क्या? आपने बताया और हमने किया, कुछ लिखा तो था ना, स्पेशलाइज नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। द लेजी डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप, मना कर रखा है उसने। कह रहा ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। तो मुझे ये बताओ, अब लास्ट वाले को सॉल्व करके बताना ये कितना आता है। हाउ मच इज दिस वैल्यू? 103,345, 103,345। वैसे कुछ भी आ जाए, क्या फाइनेंशियल लीज तो होने ही वाली है? वैसे कुछ भी आ जाए, अब आप अपने पास चेक कर लेना वैसे इसके अंदर कितना आ रहा है। ये वैसे यहाँ से भी फाइनेंशियल लीज ही बन रही है क्योंकि ये 10% का ही गैप है, तो फाइनेंशियल लीज यहाँ भी बन रही है। अब मुझे बताओ, इफ इट इज फाइनेंशियल लीज, पहला स्टेप, तो दूसरे में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो मुझे ये बताइए, अब आप बताओ, आप मैन्युफैक्चरर डीलर हैं या आप फाइनेंसर हैं? क्या इससे आपकी अकाउंटिंग बदल जाएगी? तो इस पर मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था? ये मैन्युफैक्चरर डीलर है, तो मैं उसको रीड करके चल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन में मेरी किताब में प्रिंटेड नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट की नई स्टडी में अमेंडमेंट कर दी उन्होंने। मैन्युफैक्चरर है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये बताओ, हम अपने पास सीओजीएस को भी रिकॉर्ड करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे, टू जो आपका एसेट था वो क्रेडिट कर देंगे। एसेट की बुक वैल्यू कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। मुझे ये बताओ, आपको कितने पैसे अनगारंटीड है? आप मुझे बता सकते हो, गारंटीड 30,000 है तो अनगारंटीड कितने हो गए? 20,000। 20,000 को 10% एट एंड ऑफ कितने साल की लीज है? 10 years। ढूंढ के बता सकते हो वैल्यू कितनी आएगी? 7660। तो मुझे बताओ फिर सीओजीएस में कितना आ जाएगा? 93,000 समथिंग। बैलेंस आ गया 92,340। मुझे बताओ, आपको अपने पास रेवेन्यू भी बुक करना चाहिए, तो रेवेन्यू बुक करोगे तो ये बताओ, रेवेन्यू तो 115 बताएगा, 116 थोड़ा ना बताएगा। रेवेन्यू तो 115 बताएगा, 116 थोड़ा ना बताएगा। आपने आंसर ही नहीं देना। 115 नहीं बताएगा, 115 के आउट ऑफ स्कोप है। 116 की चीज 116 बताएगा। अब मुझे ये बताइए, रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू होगा जो आपका लीज रेंट है, कितने का है? 15,000। 10.078%, 10 साल के लिए, प्लस 30,000, 10.078%। ये आपने भी ढूंढा था, कितने का था?
ये आ गया नेट इन्वेस्टमेंट 103,345, यही था ना। ये आपने अपने पास रिकॉर्ड कर दिया कि ये 2 एंट्रियां हो गई। अब मुझे बताओ, ये तो उस वक्त की एंट्री है जो एट इंसेप्शन है, लेटर ऑन क्या होगा? क्या लेटर ऑन आपको फाइनेंस इनकम बुक करनी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस इनकम, पेमेंट्स और रिसीट्स जो है आपके पास, और क्लोजिंग बैलेंस। मुझे बताओगे नेट इन्वेस्टमेंट का टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट का टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल बैलेंस? ये अगर आपने ठीक निकाला होगा और ये करेक्शन रेट करेक्ट होगा तो बराबर आ जाएगा। 111,111,000। तो आप अपना 10.078% पे, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? मुझे फटाफट से बताओ। ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये आपके पास आरवीजी है, और 20,000 आपका यूजीआरवी है। तो क्या फाइनेंस इनकम ढूंढ लेंगे अपने पास आप? तो ये आपकी फाइनेंस इनकम आ गई। मुझे फटाफट से बताइए। और तो इसके अंदर अगर मैं पीएनएल में पूछूं, तो पीएनएल के अंदर मुझे बताओगे एसपीएल के अंदर रेवेन्यू कितना होगा? 103,345। और मुझे कॉस्ट बताओ कितनी हो गई? 92,340। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा आज ही? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये आपका आज का प्रॉफिट आ जाएगा। आप लोगों ने वैसे ये सवाल किए नहीं है, आप लोग ना चुपचाप आपने कहा ठीक है वो करा रहे हैं हम लिख लेते हैं। हाँ, विनीता कर रहे हैं तो आंसर दे नहीं रहे, एक भी आंसर नहीं आया। सक्षम, एक भी आंसर नहीं आया। सारा मैं कर रहा हूं, आप कॉपी कर रहे हैं। आपने कहा चलो ठीक है कॉपी काली करो। 11,005। इतनी मेहनत के बाद तो 11,005 निकला तुमसे। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर्स, 39 थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अब मेरे कल थ्योरी वाली बचे ना, 39, 40, 44, ये सब थ्योरी वाले ही होंगे। दिखाओ जी 39। हाँ शुभम, एसेट की जगह परचेज लिख सकते हैं। असल में उन्होंने वर्ड लिखा हुआ था कि हमने एसेट परचेज किया हुआ है, तो मैंने एसेट वर्ड यूज कर दिया। लेजर एल leases retail space to Lazy Z. Classifies operating lease. The lease includes fixed payments of 10,000 per month. Due to COVID, LZ agree on a rent concession that allows Z to pay no rent in the period July to September, but to pay 20 rent in the period January to March. There is no other changes. How will this be accounted for? क्या लीज रेंट इनकम दोबारा निकालनी पड़ेगी? हाँ, तो एक बात बताओ, वैसे 10,000 का रेंट चल रहा था, 3 महीने कहता है हम रेंट नहीं देंगे, और फिर उसके बाद डबल रेंट देंगे, तो हिसाब बराबर नहीं हो गया? फटाफट से बताओ। रियलिटी में सिर्फ क्या हो रही है? पेमेंट डेफर हो रही है। आपने कहा 10,000 पे देने, 3 महीने रेंट नहीं देंगे, बाद में 3 महीने डबल देंगे रेंट। तो फटाफट से बताइए, क्या ये आपके पास, क्या आपका लीज रेंटल चेंज होगा इस वजह से? अगर मैं कोई कहूं कि ये रेंट नहीं देना, बाद में डबल देना है, तो जितना डबल देना है वो जुड़ जाएगा, जितना घटना है वो घट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट में आपके पास रेंटल इनकम सेम चलेगी। तो जो भी रेंटल इनकम आपकी आ रही थी, क्या वही कंटिन्यू करेगी? द आंसर इज यस। एल डिटर्मिन्स दैट रिडक्शन जो है, वो कहता है डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन द कंसिडरेशन, कोई कुछ करना ही नहीं है। एल कंटिन्यूज टू रिकॉर्ड द इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन, वो 10,000 की इनकम रिकॉर्ड करता रहेगा। मुझे फटाफट से बताओ, 3 महीने किराया मिलना नहीं है, पर वो अपनी इनकम तब भी रिकॉर्ड करता रहेगा, जानते हो? फिर उसके अगले 3 महीने में वो 20,000 ले लेगा, वो इनकम 10 की रिकॉर्ड करेगा, तो ये 10 रिकवर हो जाएंगे उसके। ओके, घटिया क्वेश्चन। लेजर एम enters into 10-year lease of the office space with Lazy K, which commences on 1st April. The lease rentals are 15,000 per month payable in arrears. M classifies it as operating lease. M reimburse K relocation cost of 6 lakhs. ये क्या होता है? एम लेजर अपने किराएदार को 6 लाख रुपए की रीलोकेशन कॉस्ट पे कर रहा है। व्हाट इज दिस?
इंसेंटिव दे रहा है वो, विच एम अकाउंट लो लिख भी दिया एज इंसेंटिव। द लीज इंसेंटिव इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन इन लीज रेंटल ओवर द लीज पीरियड। क्या हम यही करते हैं? क्या ये 6 लाख जब आप अपने पास फॉर्मूले में डालते हैं तो क्या ये 6 लाख आपके पास 10 साल में, बताइए 10 साल में हर साल कितने कितने का अमाउंट रिड्यूस कर देता है? 60,000 हर साल रिड्यूस कर देता है। फिर वो कहता है फॉर दी लेजी इनकम इन स्ट्रेट लाइन, 1 अप्रैल को ड्यू टू कोविड एम एग्रीज टू वेव द रेंटल पेमेंट फ्रॉम मई जून एंड जुलाई। वो कहता है जी वो अपनी पेमेंट रेंट की छोड़ रहा है। The decrease in consideration is not included in the original terms and condition and is therefore a lease modification. How will this be accounted for the lessor? मुझे ध्यान से बताना स्टार्टिंग कब से की थी आपने? 2015। सीए साहब लीज रेंट की इनकम बतानी है। क्या प्रोस्पेक्टिव निकालनी पड़ेगी कि रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव निकालनी पड़ेगी। मुझे ये बता दो 1 अप्रैल 15 और 1 अप्रैल 20 में फर्क कितने पीरियड का हो गया? 5 साल। मुझे बताओ आज जब मैं कोविड के लिए एडवांटेज दे रहा हूं तो कितने साल की लीज बची हुई है? फटाफट से बताओ कितने साल की लीज बची हुई है? 5 साल की लीज बची हुई है। हर महीने का किराया कितना बनता है? 15,000 ये बची हुई है। आपको मालूम है जो ये 6 लाख रुपए की रीलोकेशन कॉस्ट थी, ये भी 10 सालों में कितनी आपकी एडजस्ट हो, 5 सालों में कितनी एडजस्ट हो गई होगी? फटाफट से बताओ कितनी एडजस्ट हो गई होगी? आधी तो एडजस्ट हो गई होगी, तो बाकी की आधी लीज इक्वलाइजेशन में खड़ी होगी। इसके अलावा आपने अभी अभी कितना रेंट वेव कर दिया? मई जून और जुलाई 3 महीने का रेंट और छोड़ दिया। क्या ये पुराना इंसेंटिव है, ये नया इंसेंटिव है? ये पुराना बचा हुआ इंसेंटिव था, ये नया इंसेंटिव है। ये टोटल किराया है, 60 महीने है। मुझे बताइए फटाफट से कितने की रेंटल इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे? this into this minus this divided by 60, this is your rental income। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहां करेंगे? स्वाति ने कहा 9,250। ओके। एम अकाउंट्स फॉर दिस मॉडिफिकेशन एज द न्यू लीज फ्रॉम दिस डेट। उसके लिए वो कहता है अपने पास क्या करेगा? दोबारा कैलकुलेशन करेगा, 3 लाख को एडजस्ट करेगा। चलो, अरे ये क्या हुआ? खत्म हो गया क्या? तो उन्होंने तो पूरा ही नहीं किया। उन्होंने कहा 3 लाख एडजस्ट होगा, वो तो हमने भी कहा, लेकिन वेवर का क्या किया इन्होंने? वेवर की तो बात ही नहीं कर रही हो। वेवर भी तो डालोगे ना आप इसके अंदर। द आंसर इज 9250। ओके, तो आपके लिए ये आंसर है। उन्होंने खाली इतना लिख दिया पिछला वाला 3 लाख एडजस्ट होगा। पिछला तो हम भी कह रहे होगा, लेकिन अगला भी तो होगा। ये भी निकम्मा क्वेश्चन। वैसे ये सवाल कोविड के वैसे ही बेकार है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एन इंटरमीडिएट लेजर्स एंटर्स इनटू अ 5-year लीज फॉर 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस विद एंटिटीज सो कंपनी हेड लेजर। मुझे बताओ एट कमेंसमेंट ऑफ हेड लीज द इंटरमीडिएट लेजर सब लीजेस द 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ दिस स्पेस फॉर 2 years टू सब लेजी। ओके, हाउ शुड बी क्लासिफाइड? फटाफट से बताओ ये क्लासिफाई क्या होगा? 5 साल की लीज थी, हमने 2 साल के लिए सब लीज कर दी। फटाफट से बताओ क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑपरेटिंग लीज। और अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? अगर ऑपरेटिंग लीज है तो क्या आप अपने पास जो अकाउंटिंग करोगे ऑपरेटिंग लीज में, आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहोगे? स्ट्रेट लाइन बेस पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते रहोगे। तो पढ़ लीजिए इसमें क्या है। तो यहां तो इतनी बातें लिखनी शुरू कर दी। तो अच्छा, फाइनेंस लीज नहीं, मुझे लगा ये फाइनेंस कैसे कर दिया। उसने कहा वो नहीं है, वो कहता है ये ऑपरेटिंग लीज है। ओके, तो उन्होंने लंबी बात लिखी है कि ये फाइनेंस नहीं है, ये ऑपरेटिंग है। तो इसमें आपने अपने पास करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। आप अपने पास अपनी लायबिलिटी को, आरओयू एसेट को जैसे रिकॉर्ड करना है वैसे रिकॉर्ड करते रहो। और जो सब लीज है उसमें अपने पास आप अपना 116 की स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ और उसमें रिकॉर्ड करते रहो। खत्म। मुझे बताइए क्या अब हम अपने पास क्लास को छोड़ सकते हैं? आपको जब ये एमसीक्यू की बुक मिल जाएगी ना, तो आपको एमसीक्यू के बुक के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ओके,
तो आपको एमसीक्यू के बुक्स के भी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एज फॉर 65 कर लिया ना हमने, 65 तो सबसे पहले ही शायद कर लिया, सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे कर लिया। 65 कौन सा वाला था? 65 वो था ना, ऑपरेटिंग लिस्ट चेक करो। हाँ, एज फॉर 63rd में क्या है? 63rd 63rd काट दीजिए। कोविड का बेकार क्वेश्चन है ये, इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मोहित, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। बाकी की चर्चा आपके साथ करेंगे बाकी क्लास में। बाय बाय।